कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं यशस्वी? एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना? नैतिक बताओ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट रहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट? सर क्या मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं या डिफरेंट टाइप के? सर उसमें सर उसमें सर डिफरेंट होता है। गधा कहीं का, पीछे लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ो। सर एक ही होता है, एक ही होता है। सेम टाइप का एलिमेंट होता है कि नहीं होता है? और सर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट। तुम मॉलिक्यूल्स बता ऑफ दियो डिफरेंट हाँ, होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इधर 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 मेरी तरफ देखो, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, हाँ मॉलिक्यूल्स क्या होता है बताओ? हाँ, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? सार्थक, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? So molecules are small particles that cannot be further divided and they are indivisible. टेक 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 टेक, कल आके 2 स्टिक खा लेना, दो दो 1 मिनट चेयर बन जाना। मॉलिक्यूल्स क्या होता है हर्षिता? Okay. 1 मिनट चेयर कल बनना। यशस्वी, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। अब ठीक है। अरे सार्थक तुम्हें क्यों ना, अश्विन क्या होता है मॉलिक्यूल्स? सर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट या कंपाउंड का जो सर इंडिपेंडेंटली रहता है। करेक्ट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट। मैंने कल बताया था कि इंडिपेंडेंटली वाला पार्ट बहुत जरूरी है, जो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली है। तो बच्चों ये देखो, मॉलिक्यूल्स 2 टाइप का होता है, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि ऑक्सीजन अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो क्या करता है, अपने जैसे एक और के साथ मिलकर O2 बना लेता है। हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो अपने जैसे एक और के साथ मिलकर क्या बना लेता है? H2, ठीक है ना? फास्फोरस अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो अपने जैसे 4 के साथ मिलकर क्या बना लेता है? P4। सल्फर अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो अपने साथ 8 के साथ मिलकर क्या बना लेता है? एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अकेला एग्जिस्ट नहीं, मतलब उसकी मॉलिक्यूल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, चाहे एटम्स हो या उनका कॉम्बिनेशन हो, अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? एटम्स और देयर कॉम्बिनेशन विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने याद नहीं किया है। बाकी बच्चों, मॉलिक्यूल्स 2 टाइप का होता है, जैसे मैंने बोला था ना कि अपने से भी कंबाइन होके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और दूसरे के साथ भी कंबाइन होके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब अपने साथ कंबाइन होके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जब किसी और के साथ कंबाइन होके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट किसमें आता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एटॉमिसिटी मतलब कितने सेम टाइप ऑफ एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। जैसे देख लिया बच्चों अलग अलग एटॉमिसिटी, फास्फोरस 4 और इस तरह आप यहाँ देख रहे हैं अलग अलग मेटल का, ठीक है? अब बच्चों हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। लिखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो बच्चे जैसा बता दिया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसको लिख लो इसको, चलो। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हेडिंग डालो, लिखना शुरू। बेटा नोट्स बनाना है प्रॉपर, ठीक है ना? हैंड रिटन नोट्स। चैप्टर 3 डाल दो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना?
कुछ पेजेस छोड़ दो, 2-3 पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो, पीछे का कर लेना, ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, 4 पेज छोड़ दो बस। इधर से लिखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, डेफिनेशन लिखो। देखो लिखने से ज्यादा समझा करो कि जो अलग अलग एलिमेंट्स अगर जुड़ के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपका कंपाउंड है। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जुड़ के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है। बेटा देखो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आप याद रखेंगे। डायरेक्ट अब ये सब मत लिखो, तुम ये डायरेक्ट ये लिख लो, एग्जाम्पल ये लिख लो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अरे ये बुद्धि से काम कर लोगे कि नहीं? अगर H2 है तो कौन कौन कंबाइन हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये बस लिख लो इधर वाले कुछ एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बट डायरेक्ट फॉर्मूला पता रहेगा तो आप ये बता ही सकते हो ना कि किसका कितना एग्जाम्पल होगा, बस इतना ही करना है। और जितने यहाँ पे लिखे हैं सबका नाम सहित उनका फॉर्मूला आपको नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा नाइट्रिक एसिड तो फॉर्मूला याद होना चाहिए HNO3। जब मैं आपको बोलूंगा सल्फ्यूरिक एसिड तो फॉर्मूला याद होना चाहिए H2SO4। ऐसे याद होना चाहिए। S मतलब क्या होता है? सल्फर। S मतलब सल्फर। गंधक कहाँ पाया जाता है? एग में पाया जाता है। एग में जानते हैं ना, अंडे में। अंडे का जो काला काला होता है ना, जब इसको उबालते हैं अंडे को, जब आप तो कभी कभी देखते होंगे व्हाइट और येलो के बीच में ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक सल्फर ही होता है। आपको पता नहीं बेटा? नहीं खाते? वेरी गुड, मैं भी नहीं खाता। ठीक है ना? याद रहना चाहिए नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर, ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़े बच्चे, ये खुद पता कर लोगे ना, ये सब लिखने की जरूरत है क्या? बता रहा, ऑक्सीजन 4 होता है H2SO4 में, तो साफ दिख सर रहा है। बस सर बस 30 सेकेंड से हो जाएगा। ओके बेटा, ये वाला नोट कर लेना, बस इधर वाला नहीं करना है नोट। कंबाइनिंग एलिमेंट और कंपाउंड, केवल नैतिक ये नोट करना इधर वाले। ठीक है? केवल इधर वाले नोट करना है, सारे मत याद करने लग जाना। ठीक है? सर हाँ बेटा। मेरे 2 सितंबर से हाफ ईयरली शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं? सो साइंस में फिजिक्स का है हमारा, क्या कहते हैं, मोशन एंड सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, मतलब हो गया है ना? कोई चैप्टर बाकी तो नहीं है जो आ नहीं रहा है है सर, स्कूल? नहीं है ठीक है सर। ठीक है, तो रिवीजन करा देंगे, रिवीजन कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, हो गया, लिख लिया? आगे चलो। आयंस क्या होते हैं? ठीक है ना? आयंस क्या होते हैं? तो बच्चों जैसे क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल, जब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? अभी तक नहीं जानते, कोई बात नहीं, छोड़ दो। देखो एलिमेंट के ऊपर जब चार्ज आ जाए, ऐसे डायरेक्ट याद रखो, एलिमेंट्स या कंपाउंड, कंपाउंड मतलब अलग अलग चीजों से जो मिला हो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ये तो समझ में आ ही गया होगा। एलिमेंट्स और कंपाउंड मतलब समझ गए ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो चाहे एलिमेंट हो
चाहे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो या कंपाउंड हो, उनके ऊपर जब चार्ज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयंस। ठीक है ना, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे एलिमेंट्स हो, चाहे कंपाउंड्स हो, उनके जब ऊपर जब चार्ज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयंस। क्या बोलते हैं उनको, आयंस। वहीं लिख लो यहाँ पे, कंपाउंड कंटेनिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एलिमेंट, रुक जाओ, डायरेक्ट ये लिखो, एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, नीचे वाला लिख लो, आयन इज ए Me- चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हाँ बेटा, सर मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी वो बता देंगे, वो अभी मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है आपका। एक एटम के अंदर तीन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे प्लस। तो ट्रेवल एक जगह से दूसरी जगह कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब अधिक आ जाए तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज। न प्रोटॉन कहीं मूव करता है, न प्रोटॉन कहीं जाता है, न कहीं से आता है। तो प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगले चैप्टर में बताएंगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के उसको नहीं छेड़ा, क्योंकि अगले चैप्टर में हमें फिर पढ़ना ही है उसको, इसीलिए मैंने जानबूझ के नहीं बताया। हाँ, वैलेंसी क्या होता है बच्चों, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। देखो, जिसको वैलेंसी नहीं आता है वो पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रगल करेगा, 9th से मिला के 12th तक। ये वैलेंसी याद रखना है, किसकी वैलेंसी कितनी होती है और प्लस में होती है कि माइनस में। ये बात भी है, जैसे मैं पूछूंगा सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है तो बोलोगे +1, एक होती है लेकिन प्लस में। पोटेशियम की कितनी होती है, +1। कॉपर सिल्वर की प्लस, ऐसे वैलेंसी बच्चों, ऐसे बहुत वैलेंसी है। मतलब ये तो आपको बहुत लिमिटेड मात्रा में बताया गया है, नहीं तो बहुत वैलेंसी है। लेकिन इतने भी आप याद रख लें तो बहुत ज्यादा आप कंपाउंड बनाना। अगर वैलेंसी आ जाएगा तो मैं तुम्हें देखो कंपाउंड बनाना बताता हूँ, लेकिन अभी बस वैलेंसी याद रखो। वैलेंसीज में नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज। हाँ, चार्ट बना लीजिए। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनायन। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कटायन। क्या बोलेंगे, कटायन। बताओ यशस्वी, नेगेटिव चार्ज पे क्या बोलेंगे और पॉजिटिव चार्ज पे कटायन। ठीक है ना, एनायन और कटायन। ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अगले चैप्टर तक। ये मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है ना, घबराओ मत। अब वैलेंसी लिख लो। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग, या लिखो, याद भी रखना। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन। देखो एक बार बता रहा हूं, तुम लोग रट्टा मत मारा करो, रट्टा नहीं मारना। सीधे अगर तुम्हें पूछे कि भाई आयंस क्या होते हैं, तो आयंस होता है एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनके ऊपर चार्ज हो, वो आयन है। चार्ज कितने प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो कटायन है, नेगेटिव होगा तो एनायन है। बात खत्म। ठीक है ना। हाँ बेटा बना लो, बना लो, याद भी रखना इसको, बना के याद भी रखना बेटा। जिसका नाम पढ़ने में नहीं है बता दो, सबको याद रखना। देखो एक बार, कॉपर क्या के, देखो कॉपर की दो वैलेंसी होगी, इसमें एक ही लिखा है क्या, देखो कॉपर 1 कॉपर 2। कोई कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो एक साथ दो दो वैलेंसी को शो करते हैं। तो कॉपर 1 लिखा है, इसका मतलब पहली बार इसकी वैलेंसी +1 है। 1 लिखा है तो +1, 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, देखो +2। मतलब कॉपर दो वैलेंसी शो करता है, तो इसलिए इसका नाम, जैसे एक ही क्लास में दो बच्चे हो जाए, दोनों का नाम आकाश हो, तो एक को आकाश कहेंगे, एक को आकाश 1 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना। वैसे अगर ये नाम कॉपर है तो कॉपर 1 Cu+ हो गया, तो एक और ना, एक और, क्योंकि कॉपर दोबारा भी है तो कॉपर 2 यानी Cu+2। मतलब कॉपर दो बार आया चार्ट में ना। उसी तरह देखो आयरन भी दो बार आया है, देखो आया है क्या, आयरन भी दो बार आया है। तो आयरन मतलब दो वैलेंसी शो करता है, +2 और +3। जब +2 शो करता है तो 2 लगा दिया, +3 शो करता है तो 3 लगा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई कोई एलिमेंट, ये तो अभी आप बहुत कम पढ़ रहे हैं, आगे आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो एक साथ मल्टीपल वैलेंसीज को शो कर सकते हैं। ठीक है ना।
कहा बेटा? क्लोराइड के नीचे ब्रोमाइड, आयोडाइड। देखो आयोडीन होता है ना, तो आयोडीन का आयोडाइड, ब्रोमीन होता है ना तो ब्रोमीन का ब्रोमाइड, क्लोरीन होता है ना तो क्लोरीन का क्लोराइड। क्लोराइड कहेंगे तो मतलब Cl माइनस समझा जाएगा, अब क्लोरीन कहूंगा तो Cl समझा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो आयन का नाम अलग होता है, आयन का नाम अलग होता तो आयरन का वो सिंबल Fe होता है ना? है। आयरन का सिंबल Fe होता है बेटा, तो +2 लगा हुआ है तो देखो आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, एक +2 और एक +3 भी, इसलिए Fe आयरन के आगे 2 लगा है और यहाँ Fe2 लिखा है, आयरन के आगे 3 भी लगा और Fe3 लिखा है। नहीं दिख रहा है क्या? तो एक मिनट, तो दिख रहा एक है। मिनट बच्चों, ये दिख रहा है अब? यस सर, यस सर, सब नहीं दिख रहा। एक मिनट, बस इतना ही है। आयरन 3 देखो, आयरन का 2 बार है, आयरन 2 और आयरन 3, ठीक है ना? आयरन 3 का Fe3 होता है, बस ये याद है, आयरन 3 का Fe3 होता है। ठीक। O2 को ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्साइड, ठीक है ना? नाइट्राइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये सब याद रखना पड़ेगा। बच्चों यहां लिखा है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेटा, इसके आगे नाम लिख लेना कि इसे बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। बाई कार्बोनेट, BiCARBONAT, बाई कार्बोनेट। इसका एक नाम बाई कार्बोनेट आयन भी होता है, बाई कार्बोनेट आयन भी इसका एक नाम होता है, ठीक है ना? बाई कार्बोनेट आयन भी होता है इसका एक। नाम में देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, सल्फाइड सल्फेट दोनों अलग अलग है, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट दोनों अलग अलग है। डन बच्चों, हो जाए तो बताना। देखो बोलते भी रहो, मैं ऐसे नहीं कि ये एनसीईआरटी में है मैं डायरेक्ट बोलता वहां से कॉपी कर लो, लेकिन इसमें जैसे लिखते रहो बोलते रहो। एक बार क्लास में लिखने से क्या होता है, जब आप किसी चीज को लिखते हैं, जैसे अगर मैं बोल देता घर से नोट कर लेना, तुम आलसी हो, नहीं नोट करते। आपको नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं बोला बच्चे आलसी होते हैं, वो नोटबुक में नोट नहीं करते। जब रिवाइज करना होगा तो नोटबुक पढ़ोगे कि एनसीईआरटी पढ़ोगे? इसीलिए एक बार लिखवा भी देता हूँ सर, और इसी बहाने आप एक बार चीजों को पढ़ भी लेते हैं। हाँ बेटा, तो नोटबुक से भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं और यूट्यूब से भी पढ़ते हैं।
यही तो गलत करते हो। पढ़ना है एक जगह से चाहिए, रिवीजन बार बार करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे नोटबुक एक बार बना लिया, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो करना चाहिए, अदरवाइज बार बार अपने नोटबुक को रिवाइज करना चाहिए। ज्यादा जगह से पढ़ने से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और उसमें कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूजन पाल लेते हैं। कोई टीचर किसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बताता है, कोई टीचर उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता है। तो अभी आप छोटे ना इधर का सीख पाते हैं ना उधर का सीख पाते हैं। इसीलिए पढ़ना एक टीचर से चाहिए, एक टीचर की बातों को समझना चाहिए और उसी को रिवाइज करना चाहिए, उसी से डाउट। इससे क्या होता है, आपका पढ़ाई इंप्रूव होती है। तुम यहाँ से पढ़ोगे फिर वहां से पढ़ोगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ना इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे। चीजें सब सेम पढ़ाते हैं, लेकिन बस समझाने का तरीका अलग होता है। एक प्रोसेस से समझ में आ गया तो दोबारा क्यों समझ में आया। ये बच्चे अभी तुम लोग की उम्र कम है, ऐसे बच्चे तो बड़े बड़े जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऐसा कर करके अपना वो ईयर गवा दिए, साल गवा दिए, ज्यादा जगह से पढ़ के। क्लास में पढ़े, क्लास में पढ़ने के बाद वन शॉट वीडियो भी यूट्यूब पे देखने लगे, काम खत्म हो गया उनका। ध्यान रखना चाहिए, एक सोर्स से हर्षिता से पूछो उसका मैथ इतना कमजोर क्यों है, यही कारण है। हर्षिता का मैथ कमजोर होने के पीछे कारण यही है, यूट्यूब देखती थी, वही समझाते थे। यूट्यूब यूट्यूब से मत देखा करो, क्योंकि अगर टीचर तुम्हें डायरेक्ट बता देगा आएगा ही नहीं तुम्हें। इसीलिए बच्चों एक बात याद रखना, सफलता किससे मिलती है, सफलता मिलती है मैं तो सेम खुद से चीज के, करता हूँ। हाँ, सेम चीज के बार बार रिवीजन से। बच्चों सक्सेस का सीक्रेट यही है कि आपका एक नोटबुक होना चाहिए और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बहुत सिंपल है, लेकिन लोग सिंपल चीजें लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को हाई फाई चीजें। लेकिन सफलता जो होती है बहुत सिंपल चीज से मिलती है। एक नोटबुक बनाओ, एग्जाम के एक दिन। अब एक नोटबुक बनाने का फायदा क्या है, अगर आप उस नोटबुक, जैसे मान लो कोई चैप्टर है, उसको तुम जब पहली बार रिवाइज करोगे तो पहली बार रिवाइज करने में तुम्हें टाइम लगेगा, मान लो 1 घंटे लग गया। दूसरी बार रिवाइज करोगे तुम्हें 45 मिनट्स लगेगा। तीसरी बार रिवाइज करोगे 30 मिनट्स लगेगा। अब आगे जितनी बार रिवाइज करोगे 20 मिनट्स में हो जाएगा। तो अब तुम्हारा एग्जाम है, रिवाइज करना है चैप्टर, अभी 20 मिनट्स दीजिए, रिवाइज कर ले, और उसके बाद आप टेस्ट ले लीजिए। लेकिन अब जो बच्चा यहाँ 45 मिनट्स पढ़ के फिर दूसरी जगह जाके पढ़ रहा है, यूट्यूब पे पढ़ रहा है, तो रिवाइज कब करेगा। बस इसी में सारे बच्चे फेल हैं, सारे बच्चे फेल। सारे बच्चों का नंबर कम आने का बहुत सिंपल रीजन, मल्टीपल सोर्स से स्टडी कर। बहुत बेकार चीज है ये। सफलता तब मिलती है, एक नोटबुक बनाओ, उस पे चीजों को लिखो, लिखने के बाद पहली बार रिवाइज करोगे टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। दूसरी बार करोगे इट विल टेक लेस टाइम, तीसरी बार करोगे इट विल टेक अगेन लेस टाइम। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो बच्चों इसके लिए आपको ये तो करना पड़ेगा ना कि भाई एक नोटबुक रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो। अब इस तरह तुम 10 जगह पढ़ते रहो, तुम किसी काम के नहीं रहोगे बच्चे। और आजकल के जमाने में जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत सारी अवेलेबल है। अब एक ही चैप्टर को यूट्यूब पे हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, अभी उसने इनसे सीख लिया, अभी उनसे उसने सीख लिया, अभी उनसे उसने किसी का नहीं सीखा। एक जगह से पढ़ो, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और फिर बाद में उसको भी छोड़ दो। हाँ, नोट्स में कुछ ऐड करना चाहिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुमसे कोई पूछा, या तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन तुमको नहीं आया, ये इस चैप्टर का है, तुमने अपने टीचर से जाके पूछा कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अब जब वो नहीं आया, टीचर ने आंसर बता दिया, तो उसको अपने नोटबुक में ऐड कर, ताकि अब अगला एग्जाम हो तो मैं वो भी रिवाइज कर। ऐसे करते बेटा, बड़ा एग्जाम छोटा एग्जाम कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिवीजन। जो बच्चा रिवीजन की 4 बुक पढ़ो, हम लोग को पुराने जमाने में बोलते थे, क्योंकि यूट्यूब नहीं था तो बुक को बोलते थे। 4 बुक पढ़ो और एक ही बुक को 4 बार पढ़ो, एक बुक को 4 बार पढ़ने वाले का रिजल्ट ज्यादा बन जाए 4 बुक को पढ़ने वाले। तो अभी क्या होता है आपकी उम्र में, अरे अभी इससे पढ़ लिया, चलो अभी कुछ और उठा लेते हैं, भारती भवन पब्लिकेशन उठा लेते हैं, चलो कुछ और उठा, डीसी पांडे उठा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन, चलो विनेश उठा लेते हैं, चलो दिनेश उठा लेते हैं। पब्लिकेशन की कोई कमी है, उठाते रहो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका होता है स्टूडेंट लाइफ में, नोट्स बनाओ, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज इट, मल्टीपल टाइम।
जितना टाइम रिवीजन कर सको करो, देखना तुम्हारे अंदर क्या चेंज आता है। रिजल्ट की बात करो, मैसिव इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए, एनसीईआरटी जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसको उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया करो, या उस क्वेश्चन पे डबल स्टार, जैसे मान लो बहुत डिफिकल्ट है, टीचर से पूछना ही पड़ा, उसके ऊपर ट्रिपल स्टार लगा दो। अब जब एग्जाम के लिए जाओगे तो ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन को जरूर करके जाना, या उसका सोल्यूशन कहीं नोटबुक पे अच्छे से लिख लो, उसको रिवाइज करके जरूर जाना। समझ रहे हो ना, समझ लो कि नहीं बात। सार्थक, सब जगह से नहीं पढ़ना है, ठीक है सार्थक? हाँ हाँ, एक जगह से पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है, ये सक्सेस का सीक्रेट है। इधर सुनो बच्चों, हेडिंग डालो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। हेडिंग डालो। अब इधर ध्यान से सुनो, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब इधर ध्यान से सुनो बच्चे, जैसे मुझे कोई कहता है, नाम लेगा कंपाउंड का, कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। किसका फॉर्मूला बताओ? सोडियम कार्बोनेट का। देखो वर्ड को पकड़ो, पहला वर्ड क्या है? सोडियम। देखो एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। अभी देख रहे हो आयंस में, तो एक प्लस वाले आयंस हैं मेटल, और जो माइनस वाले आयंस है वो नॉन मेटल। तो फॉर्मूला बना सोडियम, तो सोडियम में प्लस वाला, फिर नाम दूसरा क्या बना? कार्बोनेट। तो अब तुम्हें वैलेंसी याद होनी चाहिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? प्लस, और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है? -2। ऐसे देखो, इसको लिखने का तरीका, सोडियम, जैसे मैं लिखता हूं सोडियम, एक मिनट बच्चों, लग रहा है बोर्ड हैंग हो रहा है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट, चलो इसे बताते हैं, Na प्लस, Na प्लस है, लिखो अपने नोटबुक पे Na प्लस, Na प्लस, उसके नीचे लिखो 1, उसके नीचे लिखो 1, Na प्लस, उसके नीचे लिखो 1। आ गया। हाँ, आ जाओ इधर देखो, आई होप इट शुड वर्क फाइन नाउ, ठीक है ना। देखो इधर ध्यान से बच्चे, जैसे मान लो मैंने क्या बोला था, सोडियम कार्बोनेट का हमें फॉर्मूला लिखो। तो बेटा सोडियम का क्या होता है? चिंता मत करो, इट विल वर्क फाइन नाउ। देखो, वेट, हाँ ठीक है। देखो बच्चों, ये आने के बाद ही हैंग हो रहा है, ठीक है ना। ये लग रहा है क्लास मना कर रहा है क्या करने का? हाँ? नहीं, बाहर की बारिश से इसको क्या मतलब है? सिग्नल से इसको क्या मतलब है? ये भी गर्मी को ऐसे हैंग है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मानो सर, सर नहीं है क्या? देखो ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है बिना मतलब का। चलो तुम लोग नोटबुक पे दिखा लो, मानो सर ये हैंग हो रहा है। दो बच्चों, चलो इसे भी देखो, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बच्चों सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? Na प्लस, कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 माइनस, होता है कि नहीं होता है? तो देखो ऐसे लिखो, पहले तो देखो, एक तो कॉमन सेंस है, एक जैसे डायरेक्ट है, मैं वो बता रहा हूँ। पहले पहले आप मैथमेटिकली से करो। इसके नीचे 1 लिख लो, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। देखो कंपाउंड बनने के लिए एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तो इसका वैलेंसी 2 है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Na के साथ क्या आएगा? 2, तो Na2CO, Na के साथ क्या हो जाएगा? 2 नीचे, और 1 इंटू कार्बन, समझे ना। तो फॉर्मूला क्या बना? Na2CO, ये फॉर्मूला बना सोडियम कार्बोनेट का। अब देखो बुद्धि से कुछ लोग ऐसे सोच सकते थे, इधर एक बार देख लो कि बेटा अगर ये -2 है, तो इसको बैलेंस करने, जीरो बनाने के लिए कितना प्लस चाहिए? 2, और सोडियम, एक सोडियम पे एक प्लस आ रहा है, तो मुझे अगर इसको जीरो करना है तो मुझे 2 प्लस चाहिए, मतलब मुझे 2 सोडियम चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हो Na2CO3,
जिसको ऐसे क्रॉस वॉश से मतलब नहीं है, डायरेक्ट सोच लो, यहाँ 2 माइनस है तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, 2 प्लस चाहिए ना, एक सोडियम पे 1 प्लस है तो एक और सोडियम लाना पड़ेगा, 2 सोडियम पे 2 प्लस हो जाएगा, Na2CO। ठीक है, लिख लो इसको। फिर हमें फॉर्मूला बताएंगे आप लोग पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट K माइनस NO, K प्लस NO3 माइनस NO3 माइनस 1 और K प्लस 1, ये सब याद रहना चाहिए। खैर मैं अभी बता दे रहा हूं क्या आया, KNO3 पढ़ोगे क्या, इसको पढ़ना भी सीखो। K मतलब पोटेशियम, NO3 आयन का नाम क्या होता था, नाइट्रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको पढ़ोगे क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। आगे लिखो बच्चों, आपको फॉर्मूला बनाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मूला बनाना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम चेक करो अपने नोटबुक में, अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है, NH4 प्लस, क्या होता है, NH4 प्लस। और अमोनियम क्या बोले, नाइट्रेट बोले, क्या बोले, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस। तो बच्चों 1 प्लस 1 OH माइनस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या हुआ हर्षिता, क्या फॉर्मूला बनेगा, हाँ हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, क्या फॉर्मूला बनेगा, अरे 1 प्लस है, बैलेंस करने के लिए 1 माइनस चाहिए ना, एक एक इसका जुड़ेगा, एक इसका जुड़ेगा, या तुमको नहीं आता तो ऐसे ऐसे कर लो, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये एक आएगा, ये एक आएगा, तो क्या हो जाएगा, NH4OH। ये इसको क्या पढ़ेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो अब फॉर्मूला लिखो पोटेशियम कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का लिखो फॉर्मूला, पोटेशियम कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो। लिख लिए बच्चों, पोटेशियम पे कितना होता है, के प्लस, पोटेशियम पे कितना होता है, के प्लस, कार्बोनेट पे अभी क्या बोले थे, CO3-2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके नीचे 1 है, हर्षिता तुम ऐसे कर लो, तुम्हें नहीं आ रहा, इसके नीचे 2 है तो ये 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर, तो इसका फॉर्मूला बनेगा K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, एल्युमिनियम क्लोराइड का, अश्विन सार्थक आ रहा है समझ में, अश्विन सार्थक समझ में आ रहा है, हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। एल्युमिनियम, अमोनियम नहीं। सर हो हाँ, गया, क्या आएगा बताओ नैतिक, सर AlCl। Al के ऊपर +3 होता है और Cl के ऊपर -1 होता है, क्या होगा प्रेम, सर इसका आंसर आ रहा है AlCl। AlCl गलत है, इसके नीचे क्या है 3, इसके नीचे क्या है 1, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 3 है, इधर इसको भेज दो, इधर इसको भेज दो, तो क्या होगा AlCl3। नैतिक क्यों नहीं होगा, सर यस सर, हाँ एल्युमिनियम के ऊपर +3 है ना, है कि नहीं, चलो लिखो, चलो लिखो, एक और फॉर्मूला लिखो, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट,
एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट आ गया। क्या है सर फॉर्मूला बताओ। सर सल्फेट का नहीं पता, सल्फर का बटन। क्या है एल। हाँ देखो बेटा, एल पे कितना है इधर देखो सब लोग, +3, और सल्फेट पे क्या होता है SO4-2। चेक करो, सल्फेट आयन लिखवाएंगे नहीं लिखवाएं। इसके नीचे क्या है 2, इसके नीचे क्या है 3, तो 2 को उधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Al2 और देखो जब कोई इस तरह से एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयन हो, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो या एटम हो, जैसे इसमें सल्फर भी और ऑक्सीजन भी है, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं SO4 थ्राइस। ब्रैकेट में कब नहीं रखेंगे, जब इसके ऊपर जैसे ट्वाइस करना है थ्राइस करना है तब ब्रैकेट में रखेंगे, जब ट्वाइस थ्राइस नहीं करना है तो ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। जैसे इसको ट्वाइस करना है थ्राइस करना है तो किस पर रखेंगे, ब्रैकेट में। एग्जांपल समझ लो, जैसे अगर हम लिखते हैं कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, सोडियम सल्फेट का ये क्लियर है ना यशस्वी, ये क्लियर है। कल बताना, कल, आज तो क्लियर ही होगा। हाँ सर लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि एल के ऊपर 3 है और CO बेटा बताया ना, एल की वैलेंसी कितनी है 3, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू लर्न इट। हाँ एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या होता है बताओ हर्षिता, हर्षिता बताएगी इसको, बताना। Na2SO4, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है 2 है, तो 2 को इधर भेज दो और 1 को इधर, तो फॉर्मूला क्या होगा Na2SO4। देखो अब की बार ब्रैकेट नहीं लगाए हैं क्योंकि एक ही सल्फेट यूज हो रहा है, एक से ज्यादा होगा तो क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम लिखा है कि नहीं, देखो कैल्शियम है कि नहीं, कैल्शियम है कि नहीं आयन में, लिखो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखो, कैल्शियम नाइट्रेट का। कैल्शियम नाइट्रेट का। हाँ सर कैल्शियम नाइट्रेट का नहीं पता। लिखा होगा, चेक करो, नाम नहीं लिखा है आपने, Ca+2NO3-1, बट नाइट्रेट NO3 लिखा है कि नहीं, देखो NO3, अच्छा ठीक है सर। सर CA1 बताओ प्रेम। सर हाँ ये हो सकता है CA। ये 2 है, ये 1 है, ये उधर चला जाएगा, तो बेटा CaNO3 NO3 और 2। CaNO3, समझ में आ रहा है। ये जब कभी भी पॉलीएटॉमिक आयन आएगा, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम हो और उसका डबल ट्रिपल करना है, तो आप हमेशा ब्रैकेट में रख के करेंगे, हमेशा आप उसको ब्रैकेट में रख के करेंगे। क्लियर, समझ गया। समझ गया ना। कैल्शियम नाइट्रेट बच्चों क्लियर है। आपका काम है कि नेक्स्ट क्लास तक जितनी भी चीजें पढ़ाई है, खासकर आयंस, वैलेंसी, सिंबल, एटॉमिक मास, सब याद रखना है। अब नहीं याद, हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी, और कल तो टेस्ट होगा ना, मंडे। टेस्ट होगा, बताओ किस चैप्टर का टेस्ट दोगे। हाँ कल किस चैप्टर का टेस्ट देना है, सर पर कल का मेरा टेस्ट MCQ होगा। सर पर मेरा तो नहीं होगा ना, क्योंकि चलो मैं अच्छा, टेस्ट इस बार कैंसिल कर दो, कि टेस्ट दोगे। सर ले लीजिए। अरे हाँ सर ले कल लीजिए। मैथ्स की सर पर टेस्ट, मेरा तो नहीं होगा ना। नहीं आपका नहीं होगा, लेकिन आप टेस्ट किसका दोगे बताओ, सभी के सेकंड चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन का दोबारा टेस्ट दे दो। लॉज ऑफ मोशन आप पढ़े हैं प्रेम, MCQ इसलिए क्या है क्योंकि मेरे को चेक करने में, इस तरह जैसे चेक करने में टाइम लग जाता है, MCQ रहेगा तुरंत रिजल्ट दूंगा। अच्छा ठीक है, स्कूल में भी नहीं पढ़ा है।
सर एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट होता है ना, मैथ का तो नहीं है कल? नहीं, मैथ का नहीं, एक दिन में एक सैटरडे को एक सब्जेक्ट का, फिर अगले सैटरडे को दूसरे सब्जेक्ट का, ओके सर। हर सैटरडे टेस्ट होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू। ओके सर। सर किस चीज का टेस्ट है तो? कल लॉज ऑफ मोशन का पढ़ के रखना सब लोग, लॉज ऑफ मोशन का ओके सर। बाय एमसीक्यू। सर। बाय।